ओह, थैंक यू सो मच अरीना। जरा हम वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि हम लोगों ने आज टॉपिक स्टार्ट करना है सेंटेंसिंग का, ठीक है। अब हमने अक्सर ना ऑफेंसेस के अंदर एक बात पढ़ी है कि हम लोग मैक्सिमम सेंटेंसिंग ये देंगे, हम लोग मैक्सिमम सेंटेंसिंग ये दिया करेंगे। लेकिन मैक्सिमम सेंटेंसिंग क्या हमेशा दी जाएगी? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जज कंसिडर करता है इन इंडिविजुअल केसेस टू डिसाइड कि हमें कौन सी सेंटेंसिंग देनी चाहिए? तो आज आपके वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते होंगे सेंटेंसिंग के बारे में, वो सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। कि सेंटेंसिंग क्या है, सेंटेंसिंग हम क्या क्या बातों को कंसिडर करते हैं, ये सारे के सारे जवाब आपके पास आ जाएंगे आज, ठीक है। नाउ बात स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि सेंटेंसिंग होती क्या है। अगर आपके ऊपर कोई क्राइम प्रूव हो जाता है, अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि लेट्स से एक एक्स इंसान ने कोई क्राइम किया है, तो अब जाहिर सी बात है कि यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। आपने जो एक्शंस किए हैं आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस तो बेयर करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि उस क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हम आपको पनिशमेंट दिया करेंगे, हम आपको पनिशमेंट दिया करेंगे। उस पनिशमेंट को जो हम देते हैं आपके एक्शंस के लिए, उसको हम कहते हैं सेंटेंसिंग, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेंटेंसिंग। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई पनिशमेंट तो मिलेगी, तो उस पनिशमेंट को हम कहते हैं सेंटेंसिंग। अब सेंटेंसिंग बहुत ना डीप टॉपिक है, मतलब उसमें आप बहुत सारी बातों को पढ़ते हो। क्या है, एक इंडिविजुअल केस के अंदर अगर लेट्स से मैं एक जज हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं एक जज हूँ, मुझे डिसाइड करना है कि इस केस के अंदर क्या सेंटेंसिंग होनी चाहिए। तो हमने अक्सर ही पढ़ा था कि मैक्सिमम सेंटेंस इतनी होती है। लेट्स से थेफ्ट के केस के अंदर मैक्सिमम सेंटेंसिंग होती है 7 years, ठीक है। तो क्या हमेशा मैक्सिमम सेंटेंसिंग ही दी जाएगी? क्या मैं कोई फैक्टर्स कंसिडर करूंगी? क्या मेरे कुछ एम्स होंगे? ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दैट देयर आर गाइडलाइंस ऑन व्हाट टाइप एंड लेवल ऑफ सेंटेंसिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर ईच ऑफेंस। हमने अक्सर ये बात पढ़ी कि भाई देखो, मैक्सिमम सजा हम इतनी दिया करेंगे। अगर थेफ्ट है तो मैक्सिमम 7 इम्प्रिजनमेंट है, रॉबरी है तो हम देखते हैं ये कौन सी टाइप ऑफ रॉबरी है, मतलब कौन सी लेवल की रॉबरी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस डिसाइड करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बात यहाँ तक इतनी सिंपल नहीं है, बात बहुत आगे जाके बात है, ठीक है। मतलब कि हम लोग बहुत सारे गाइडलाइंस को कंसिडर करते हैं। हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है जिनके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप की सेंटेंसिंग देनी चाहिए है और किस लेवल की सेंटेंसिंग देनी चाहिए। टाइप ऑफ सेंटेंसिंग से आपके दिमाग के अंदर ये बात तो क्लियर होती होगी कि सेंटेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ सिर्फ आपको इम्प्रिजनमेंट दूं। सेंटेंसिंग का मतलब हरगिज ये नहीं कि आपको सिर्फ सिर्फ कस्टडी के अंदर रखा जाएगा, आपको सिर्फ सिर्फ कस्टडी के अंदर रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम बहुत सारी टाइप ऑफ सेंटेंसिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं। और इवन इफ अगर आपको कस्टडी के अंदर रखा जाएगा तो वो कितने टाइम पीरियड की होगा, इन सिंपल वर्ड्स कौन से टाइप ऑफ कस्टोडियल सेंटेंस होगी। जी, हमारे पास कस्टोडियल सेंटेंसेस की भी टाइप्स होती हैं, ऐसा नहीं कि बस सिंपली आपको रखा है वहां पे, बहुत सारी टाइप की कस्टोडियल सेंटेंसेस हैं। तो आज हम बहुत सारी बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सेंटेंसिंग का चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। हमें तकरीबन 2 से 3 क्लासेस लगेंगी सेंटेंसिंग का चैप्टर वाइंड ऑफ करने में। तो इसलिए हम लोग सेंटेंस को एकदम ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। यानी कि हम ये बात पढ़ेंगे कि पहले हमारे पास अडल्ट ऑफेंडर्स के लिए क्या सेंटेंसिंग है, फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास यंग ऑफेंडर्स के लिए क्या सेंटेंसिंग है, और फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एम्स ऑफ सेंटेंसिंग क्या होता है। अडल्ट ऑफेंडर्स का मतलब ये होता है कि 18+ हमारे पास जो लोग हैं जिन्होंने ऑफेंस किया है, जो कि बेसिकली अडल्ट है, 18 या 21, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारे पास लोग हैं जिन्होंने ऑफेंस किया है, उनको हम क्या सजा दिया करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो यंग ऑफेंडर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अंडर 18 है, वैसे हमारे पास अंडर 21 भी आते हैं उसके अंदर, लेकिन अगेन हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती है। कैटेगरी से मतलब ये है कि जो अंडर 15 है उनकी अलग कैटेगरी है, जो अंडर 10 है उनकी अलग कैटेगरी है, अंडर 18 की अलग कैटेगरी है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती है यंग ऑफेंडर्स के अंदर। अब यंग ऑफेंडर्स के लिए जाहिर सी बात है कि हमारे पास सेंटेंसिंग थोड़ी सी अलग होती है। हम चाहते हैं कि ये लोग सुधर जाएं, ये लोग आगे जाके क्राइम ना करें, तो हमारे लिए इनके एम्स भी अलग होते हैं। तो अडल्ट ऑफेंडर्स अलग डिस्कस करेंगे, यंग ऑफेंडर अलग डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि अगर एक जज सेंटेंसिंग डिसाइड कर रहा होता है, अगर एक जज सेंटेंसिंग डिसाइड कर रहा होता है, तो वो इस बात को भी कंसिडर करता है कि उस सेंटेंसिंग के थ्रू वो क्या चीज अचीव करना चाहता है। इन सिंपल वर्ड्स उसका एम क्या होता है सेंटेंसिंग का। अगर मैं एक इंसान को सेंटेंस दे रही हूँ
तो मेरा एम क्या होगा, मेरे दिमाग में हो सकता है कि मुझे उसको पनिशमेंट देनी है या मुझे उसकी रिहैबिलिटेशन करनी है, मैं चाहती हूँ कि बंदा सुधर जाए तो मैं उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दूंगी, या फिर मैं चाहती हूँ कि आगे क्राइम ना करे। ये बात डिफाइन करती है कि मैं किस तरह की सेंटेंसिंग उसके ऊपर इम्पोज करूंगी। यानी कि पूरे सेंटेंसिंग के टॉपिक के अंदर हम लोग 3 पोर्शन में बात कर रहे होंगे। पहला होगा अडल्ट ऑफेंडर, दूसरा होगा यंग ऑफेंडर, और तीसरा होगा हमारे पास एम्स ऑफ सेंटेंसिंग। देन आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली अडल्ट ऑफेंडर्स के बारे में। अडल्ट ऑफेंडर्स हमारे पास है ना, वो मेनली वो लोग होते हैं जो कि ज्यादा मेच्योर होते हैं। मेच्योर से मेरा मतलब ये है कि वो लोग अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस जानते होंगे, वो लोग अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस जानते होंगे, उनको पता होगा अगर वो एक सेट ऑफ एक्शंस कर रहे हैं तो उनके किस लेवल के कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, उनको पता होगा इन सब चीजों के बारे में, एकदम मेच्योर होंगे। दैट इज वाई मेनली हमारे पास जो अडल्ट ऑफेंडर्स होते हैं उनको हम देते हैं कस्टोडियल सेंटेंस, उनको हम देते हैं कस्टोडियल सेंटेंसिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसिंग, लेकिन सबसे जो सीरियस सजा होती है ना अडल्ट ऑफेंडर्स केस के अंदर, दैट इज कस्टोडियल सेंटेंस। तो हमारे पास बिकॉज अडल्ट्स को पता होता है कि भाई एक्शंस का एक कॉन्सिक्वेंस आता है, उनको पता है कि उनके सिर्फ एक्शन से कोई मर सकता है, किसी को मसला हो सकता है, किसी की इंजरी हो सकती है, उनको सारी बातें पता है, वो बहुत रीजनेबल होंगे अपने एक्शंस लेते हुए। दैट इज वाई हम उनको जो मेन सजा देते हैं वो यूजुअली होती है कस्टोडियल सेंटेंस, वो यूजुअली होती है कस्टोडियल सेंटेंस। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि कस्टोडियल सेंटेंस होती क्या है। कस्टोडियल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, या फिर मैं कहूँ फॉर डिसाइडेड टाइम पीरियड, हम आपको कस्टडी के अंदर रखेंगे, हम आपको कस्टडी के अंदर रखेंगे। अब कस्टडी के अंदर रखने का मकसद क्या है हमारे पास, कि हम आपको बेसिकली इम्प्रिजनमेंट के अंदर रखेंगे। अब कस्टोडियल सेंटेंस इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ सेंटेंस जो हम इम्पोज कर सकते हैं एक बंदे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मर्डर की, या फिर मैं बात करूं रेप की, तो हमारे पास जो मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ सेंटेंस होती है वो हमारे पास होती है कस्टोडियल सेंटेंस। ठीक है, अब हमारे पास 4 टाइप ऑफ कस्टोडियल सेंटेंसेस है, हमारे पास 4 टाइप ऑफ कस्टोडियल सेंटेंसेस है। पहला है हमारे पास मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस। बात करना स्टार्ट करते हैं अगर मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस की, तो इसका मकसद ये होता है कि हम आपके ऊपर डेफिनेटली एक लाइफ सेंटेंस ही इंपोज करेंगे। लाइफ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आपने अपनी पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर गुजारनी है, आपने अपनी पूरी लाइफ कस्टडी के अंदर गुजारनी है। तो हमारे पास जो मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस होता है वो कस्टोडियल सेंटेंस का भी सबसे सीरियस फॉर्म होता है, सबसे ज्यादा सीरियस फॉर्म होता है। एक तो कस्टोडियल सेंटेंस बहुत सीरियस है, उसके अलावा उसका भी जो मेन सबसे सीरियस पॉइंट है ना, वो है हमारे पास मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस, कि हमने आपके ऊपर मैंडेटरी कर दिया है कि आपने अपनी पूरी लाइफ कस्टडी के अंदर गुजारनी है, आपने अपनी पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर गुजारनी है ना। ये इतना सिंपल नहीं जितना लग रहा है आप लोगों को, बिकॉज मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस के अंदर भी हमारे पास अगर जज ये बात इम्पोज करता है कि भाई आपको पूरी जिंदगी यहाँ पे गुजारनी है, स्टिल हमारे पास ना जज एक मिनिमम नंबर ऑफ ईयर सेट आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बंदे ने रॉबरी की है, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम रॉबरी की है, और मैं उसके ऊपर मैक्सिमम सजा लगाती हूँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। स्टिल मुझे ये बात देखनी पड़ी कि भाई उस रॉबरी के अंदर जो मैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा लगा रही हूँ, मुझे साथ में एक मिनिमम नंबर्स ऑफ ईयर्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे, एक मिनिमम नंबर्स ऑफ ईयर्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ 20 ईयर्स। अब 20 ईयर्स के बाद मैं ये बात कंसिडर करूंगी कि क्या ये बंदा अब एक सेम कंडीशन के अंदर है, क्या इस बंदे के पास जो इसके एक्शंस है उसके लिए कोई अफसोस है, वो क्या रिमोर्स एक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर मैं ये बात डिसाइड करूंगी क्या हमें इस बंदे को इम्प्रिजनमेंट के अंदर मजीद रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। दैट मीन्स इन मिलिट्री लाइफ सेंटेंस एज वेल द जज हैज टू डिसाइड द मिनिमम नंबर्स ऑफ ईयर्स दैट द पर्सन मस्ट स्पेंड है। ठीक है, उसके बाद हम ये बात डिसाइड करते हैं कि भाई क्या हम इस बंदे को छोड़ सकते हैं या फिर नहीं छोड़ सकते हैं, बस हमने कंप्लीट लाइफ सेंटेंस देनी पड़ेगी। अगर मैं अपने पॉइंट को रीड आउट करके बताऊं तो कहते हैं दैट आफ्टर इम्पोजिंग द मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस द जज सेट्स द मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स इम्प्रिजनमेंट दैट द ऑफेंडर मस्ट सर्व बिफोर बीइंग एलिजिबल टू रिलीज ऑन लाइसेंस। एक सर्टेन टाइम पीरियड, डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है मिनिमम ईयर्स का, उसके बाद हम ये बात डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम ये बात डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इस बंदे को रखना चाहिए मजीद या फिर नहीं रखना चाहिए। अगर उस मिनिमम टाइम पीरियड के बाद हम ये बात देखते हैं कि उसके एक्शंस अब बेहतर हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो एक बहुत सेन कंडीशन के अंदर है, या फिर उसको अपने एक्शन से कोई पछतावा है,
उस टाइम पीरियड के अंदर उसकी रूटीन क्या थी, क्या वो एक बेहतर इंसान है नहीं है, इन सारी बातों को कंसिडर करके मैं डिसाइड करूंगी क्या हमें इस ऑफेंडर को छोड़ देना चाहिए या फिर इसको अपनी लाइफ सेंटेंस कंप्लीट करनी चाहिए है। तो मैंडेटरी सेंटेंस के अंदर ये होता है कि आपने लाजमी इम्पोज करनी होती है लाइफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मर्डर यू मस्ट इम्पोज अ लाइफ सेंटेंस, ठीक है, आपको लाइफ सेंटेंस इम्पोज करनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ ईयर भी सेटअप करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स, जितने टाइम पीरियड के लिए भी आप चाहते हैं, ठीक है। अब उस टाइम पीरियड के बाद आप देखते हैं कि क्या ये बंदा एलिजिबल है, क्या हम इसको छोड़ दें, क्या ये बंदा सेम कंडीशन के अंदर है, हम इसको छोड़ दें। अगर यस तो आप इसको जान देते हैं, वरना आपको अपनी उम्र कैद कंप्लीट करनी पड़ती है। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है हमारे पास, अगर आप वर्डिंग के ऊपर गौर करें तो मैंने लिखा है रिलीज ऑन लाइसेंस। नाउ रिलीज ऑन लाइसेंस हियर मींस कि हो सकता है कि मैं इस बंदे के ऊपर कोई कंडीशंस इंपोज कर दूं। कंडीशंस इंपोज से मेरा मतलब ये कि मैं उसको ये बोलूंगी भाई तुम्हें जो ना इस टाइम पीरियड के लिए कोई और ऑफेंस कमिट नहीं करना है, कोई छोटा मोटा ऑफेंस भी कमिट नहीं करना है, या फिर तुम्हें जो है ना वो अगर वो बंदा लेट्स से ड्रग एडिक्ट है तो मैं चाहती हूँ कि अपना ड्रग का ट्रीटमेंट ले, ड्रग का ट्रीटमेंट ले, तो मैं उसके लिए भी रिक्वायरमेंट इम्पोज कर सकती हूँ कि आपको ड्रग का ट्रीटमेंट लेना है वरना आपको वापस आना पड़ेगा। तो अगर मैं रिलीज ऑन लाइसेंस की बात करूँ तो उसके ऊपर ही मैं एक कंडीशन इम्पोज कर सकती हूँ कि आपको ट्रीटमेंट करवाना है, आपको एक जगह के ऊपर रहना है, ये सारी सारी बातें मैं उसके ऊपर इम्पोज कर सकती हूँ। तो ये हो गया हमारे पास मिलिट्री लाइफ सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ कस्टोडियल सेंटेंस है होल लाइफ ऑर्डर। नाउ व्हाट इज होल लाइफ ऑर्डर? Where the judges decide that the offender is so dangerous that they should never be released from prison. भाई सोचो, अगर एक बंदा सीरियल किलर है, ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी उसके ऊपर, ठीक है, अगर एक बंदा रिपीटेडली बहुत मेजर ऑफेंसेस करता हुआ आया है, उसने बहुत लोगों का कत्ल किया, उसने बहुत लोगों से गलत काम किया है, वो बंदा इतना डेंजरस है कि हम लोग ये बात अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम उसको सोसाइटी के अंदर घूमने दें, हम उसको रहने दें कम्युनिटी के अंदर। अगर एक बंदा इतना सीरियस ऑफेंडर है, अगर एक बंदा इतना सीरियस क्रिमिनल है, तो डेफिनेटली आपको उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो सोसाइटी के अंदर, वो कम्युनिटी के अंदर ऐसे घूमता रहे। अगर एक ऑफेंडर इतना डेंजरस है, बाय डेंजरस आई मीन कि वो इतना रिपीटेडली सीरियस ऑफेंसेस कमिट कर चुका है, इतना रिपीटेडली सीरियस ऑफेंसेस कमिट कर चुका है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, फॉर एग्जाम्पल रेप। अगर एक बंदा रिपीटेडली इतने सीरियस ऑफेंसेस कमिट कर चुका है, दैट मींस दैट दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली सीरियस और या एक्सट्रीमली डेंजरस। अगर वो बंदा इतना डेंजरस है तो यू वुड नॉट अलाउ कि वो बंदा कम्युनिटी के अंदर ऐसे ही घूमता रहे। तो अगर एक बंदा इतना डेंजरस होगा तो मैं उसको मिलिट्री लाइफ सेंटेंस नहीं दूंगी, बिकॉज वहां पे रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम ईयर्स की। मैं उसको दूंगी होल लाइफ ऑर्डर कि कुछ भी हो जाए इस बंदे को जेल से बाहर नहीं निकालना है, इस बंदे को कस्टडी से नहीं छोड़ना है, इस बंदे को इम्प्रिजनमेंट से नहीं निकालना है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे टाइम्स थे कि वो बंदा अपने एक्शंस को सुधार लेता। लेकिन अगर वो बंदा रिपीटेडली इतने सीरियस ऑफेंस कमिट कर चुका है, दैट मींस कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और हमें उसके ऊपर लाजमी होल लाइफ ऑर्डर ही इम्पोज करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आती है? कोई ऐसी बात जो किसी को नहीं समझ में आई हो? चले आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक और टाइप ऑफ कस्टोडियल सेंटेंस है जो कि हमारे पास है रिलीज ऑन लाइसेंस। अब रिलीज ऑन लाइसेंस को ना आपने बहुत गौर से सुनना है, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको कर सकता है, ये कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को थोड़ा सा। लेकिन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है हमारे पास रिलीज ऑन लाइसेंस। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय रिलीज ऑन लाइसेंस? भाई सोचो that the judge will impose a minimum numbers of imprisonment that has to be served. Let's say एक बंदे ने एक ऑफेंस कमिट किया और मैंने उसको बोला कि आपने यहाँ पे मिनिमम 7 years 7 years आपने यहाँ पे रहना है। अब 7 years के बाद मैं ये बात डिसाइड करूंगी कि क्या उस बंदे को छोड़ना चाहिए या फिर उस बंदे को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मिस फिर डिफरेंस क्या हुआ मिलिट्री लाइफ सेंटेंस में और रिलीज ऑन लाइसेंस में? देखो मिलिट्री लाइफ सेंटेंस के अंदर ना आपको पता है कि अगर मिनिमम नंबर्स के बाद आप एलिजिबल नहीं हुए तो भी रिलीज ऑन लाइसेंस, तो आपको लाइफ सेंटेंस सफर करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा वहीं पर। लेकिन यहाँ पर हम सोचेंगे कि उस टाइम पीरियड के बाद आपके साथ क्या करना है, आपको कितनी और सजा देनी है, आपको 3 साल और रखना है, आपको 4 साल और रखना है, आपको 5 साल और रखना है। हमने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। एंड ऑन रिलीज ऑन लाइसेंस बहुत दफा ऐसा होता है कि हम सामने वाले बंदे को जाने देते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो ऑफेंस है वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं,
बाय बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, आई मीन के मेंटल लाइफ सेंटेंस सीरियस नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लोग ये करते हैं कि हम आपको मिनिमम नंबर्स देते हैं और फिर हम देखते हैं कि आपके साथ आगे क्या करना है। आपको लाइफ सेंटेंस सफर करनी पड़ेगी ये बात अभी तक डिसाइडेड नहीं है, ये बात अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मेंटल लाइफ सेंटेंस के अंदर ये बात डिसाइड है कि अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स के बाद एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपको डेफिनेटली लाइफ सेंटेंस ही सफर करनी पड़ेगी। लेकिन रिलीज और लाइसेंस के अंदर हम ये बात देखते हैं कि इस टाइम पीरियड के बाद आपको कितने और टाइम के लिए रखना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इट डिपेंड्स कि आपकी सर्कमस्टांसेस इस टाइम पीरियड के अंदर क्या है, आपकी कितनी इंप्रूवमेंट है। अगर लेट से आप एक ड्रग एडिक्ट थे तो क्या आपने रिकवर किया है अपनी हरकतों से, अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था तो क्या आपने वहां से रिकवर किया है, बिकॉज आपको जेल के अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको साइकोलॉजिस्ट मिलता है, आपके साइकी के ऊपर काम किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बस रख देते हैं वहां पर। तो हम लोग ये बात देखते हैं आप आगे क्या करना है। तो लाइफ सेंटेंस, मेरिड लाइफ सेंटेंस और रिलीज लाइसेंस के बीच में आपका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या इन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास फिक्स्ड टर्म सेंटेंसिंग। अब है हमारे पास फिक्स्ड टर्म सेंटेंसेस। For less serious offenses, the maximum length of the sentence will be set out by law. For example, theft. For example, theft. जब हम लोग theft पढ़ रहे थे तो आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था that theft is a tribal either way offense. थेफ्ट इज अ ट्राइबल आइडल ऑफेंस, मींस कि वो एक बहुत एक्सट्रीम, बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है, इंडिक्टेबल ऑफेंस नहीं है। तो इन द केस ऑफ थेफ्ट हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेंटेंस है वो डिसाइडेड है 7 years, वो डिसाइडेड है 7 years। अब कुछ लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम सजा है वो डिसाइडेड है, और उससे ज्यादा सजा आप नहीं देते अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई पुरानी बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री हो या वो बहुत ही बंदा जो है क्रिमिनल रह चुका हो। अगर एक बंदे ने फर्स्ट टाइम को ऑफेंस कमिट किया है, जैसे थेफ्ट फर्स्ट टाइम कमिट किया है, तो उसकी मैक्सिमम सजा आप उतनी ही रखोगे जितनी लॉ ने डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल थेफ्ट के केस के अंदर हमारे पास मैक्सिमम सजा इज 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब उससे ज्यादा मैं उसको सजा नहीं दूं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है डिस्क्रेशनरी लाइफ सेंटेंसिंग। नाउ व्हाट इज डिस्क्रेशनरी लाइफ सेंटेंसिंग? यहाँ पर भी हम लोग दे लाइफ सेंटेंस ही रहे हैं। लाइफ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है जेल के अंदर, इम्प्रिजनमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पर ना कोर्ट के पास डिस्क्रेशनरी पावर्स है, मींस के कोर्ट के पास चॉइस है। कोर्ट के पास चॉइस है कि अगर उसको सही लगता है तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो इम्पोज करे। अब ये कितनी फजूल सी बात लग रही है आपको कि अगर एक बंदे ने इतना सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, मर्डर, रेप, मैनस्लेटर, इतना एक्सट्रीम ऑफेंस कमिट किया है, तो कोर्ट के पास चॉइस क्यों है? यहाँ पे तो हमें लाजमी इम्पोज करना ही चाहिए ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना चॉइस ये है कि अगर एक बंदा फर्स्ट कमिश्नर है, मींस कि उसने फर्स्ट टाइम इतना सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, तो कोर्ट के पास ये चॉइस है कि वो लाइफ सेंटेंस इम्पोज ना करे। नाउ अगर चॉइस है का मतलब ये नहीं कि बस जाने देंगे, डेफिनेटली कोई ना कुछ फैक्टर्स होंगे। लेट्स से उस बंदे ने मर्डर किया है सेल्फ डिफेंस के अंदर, लेकिन सेल्फ डिफेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर लाइफ सेंटेंस इम्पोज कर रहे हैं। या फिर लेट्स से हमारे पास जो है उस बंदे ने पहले से कमिट जो है वो मान लिया है कि भाई वो बंदे ने जो है वो ऑफेंस किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लीड कर लेते हैं पहले से कि भाई हाँ मैं गिल्टी हूँ, तो आपकी सेंटेंस कम हो जाती है। तो अगर एक बंदा पहले से मान लेता है ना कि भाई मैंने ये काम कर लिया है, तो उसकी सेंटेंसिंग कम हो जाती है। अगर एक बंदे के पास कोई डिफेंस है कि उसके पास जो है वो कोई सेल्फ डिफेंस का रीजन था, तो फिर सेंटेंसिंग कम हो जाती है। तो जो फर्स्ट कमिश्नर्स होते हैं, मींस जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई क्राइम कमिट किया होता है, कोई सीरियस क्राइम कमिट किया होता है, तो कोर्ट के पास की चॉइस होती है, अगर उनको सही लगता है तो वो लाइफ सेंटेंस इम्पोज करे, वरना वो ना करे। नाउ दिस माइट साउंड वेरी अनफेयर, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बहुत सारी जस्टिफिकेशन है कि हम क्यों कोर्ट को ये पावर देते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और टाइप ऑफ सेंटेंसिंग है, दैट इज सस्पेंडेड प्रिजन सेंटेंसेस। द कोर्ट विल ओनली सर्व द कस्टोडियल पीरियड इफ दे ब्रीच द टर्म्स ऑफ सस्पेंशन। भाई लेट्स से आपने कोई क्राइम कमिट किया, लेट्स से आपने कमिट किया थेफ्ट, ठीक है, या फिर आपने कमिट किया रॉबरी। अब कोर्ट को ये लगता है कि आपने जिस अमाउंट की चोरी की है वो बहुत कम है और आपको हमें कस्टोडियल सेंटेंस नहीं देनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपके ऊपर कुछ टर्म्स रख देते हैं। लेट्स से वो आपके ऊपर टर्म्स रख देते हैं कि आपने जो है वो रेगुलर विजिट करना है पुलिस स्टेशन को, या फिर आपने कंपनसेट करना है सामने वाले बंदे को जिसका आपने लॉस किया है, ठीक है, वो आपके ऊपर कोई टर्म्स रख देते हैं। कोर्ट आपको ये बोलेगा कि जब तक आप इन टर्म्स को मान रहे हो, जब तक आप लेट्स से सामने वाले को कंपनसेट कर रहे हो, आप अपना इलाज करवा रहे हो, आप पुलिस स्टेशन आ रहे हो, जो भी रिक्वायरमेंट आपके ऊपर सेट आउट की गई है उन्होंने, अगर आप उन टर्म्स को फॉलो करते हो,
अगर आप उन टर्म्स को फॉलो करते हो तो हमें आपसे कोई मसला नहीं है। बट द मोमेंट यू ब्रीच द टर्म, जो भी टर्म्स आपने डिसाइड किए, जब आपने टर्म्स को ब्रीच किया तो आपको डेफिनेटली कस्टोडियल पीरियड सफर करना पड़ेगा, जो डिसाइड हम लोग करेंगे। तो हमारे पास सस्पेंडेड प्रेजेंट सेंटेंसेस कौन सी होती हैं, जहां पर डिसाइडेड है कि भाई हम आपको सिर्फ सिर्फ तब सेंटेंसिंग देंगे, सिर्फ सिर्फ तो आपको इम्प्रिजनमेंट की तरह रखेंगे जब आप गिवन टर्म्स को ब्रीच करोगे, जब आप उन टर्म्स को ओबे नहीं करोगे। तो ये है हमारे पास कुछ कस्टोडियल सेंटेंस। लेट्स रिवाइज, बहुत ज्यादा हो गई हमारे पास। पहला था हमारे पास मिलिट्री लाइफ सेंटेंस, जहां पे हम लाइफ सेंटेंस के साथ साथ एक मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स भी डिसाइड करते हैं कि आपको कम से कम इतना टाइम पीरियड सफर करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपको रखना है या फिर आपको नहीं रखना है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो है होल लाइफ सेंटेंस। होल लाइफ सेंटेंस के अंदर क्रिमिनल इतना डेंजरस है, फॉर एग्जांपल लेट्स से सीरियल किलर, उस बंदे को आप अलाउ ही नहीं कर सकते हैं कि वो बंदा जाके रह सकता है सोसाइटी के अंदर। तीसरा रिलीज ऑन लाइसेंस, एक फिक्स टर्म डिसाइड है, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपके साथ क्या होना चाहिए है। रिमेंबर ये डिफरेंट है फ्रॉम मिलिट्री लाइफ सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पे आपको लाइफ सेंटेंस ही सफर करनी पड़ेगी, लाजमी नहीं है। अगर उस मिनिमम टर्म के बाद जैसे आपको 3 साल के लग रहे हैं, आपको 4 साल के लग रहे हैं, वो उनकी चॉइस होगी। देन फिक्स टर्म सेंटेंस, जहां पर लेंथ जो लॉ ने सराउट कर ली है वही मैक्सिमम सेंटेंस होगी, फॉर एग्जांपल थेफ्ट की केस के अंदर 7 इयर्स। देन डिस्क्रेशनरी लाइफ सेंटेंस, डिस्क्रेशनरी लाइफ सेंटेंस के अंदर हमारे पास वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्राइम कमिट किया होता है, उसके लिए हमारे पास एक चॉइस होती है, कोर्ट के पास, जज के पास एक डिस्क्रेशनरी पावर होती है, इफ दे वांट तो वो लाइफ सेंटेंस इम्पोज करे, वरना कोई छोटी मोटी ऑफेंस, छोटी मोटी सजा भी इम्पोज कर सकते हैं। देन सस्पेंडेड प्रेजेंट सेंटेंसेस, भाई आपकी जो टर्म्स है ना, आपकी जो टर्म्स है वो डिसाइड है, अगर आपने उन टर्म्स को ब्रीच किया, अगर डिसाइड टर्म्स को आपने ब्रीच किया तो फिर आपको कस्टोडियल पीरियड सफर करना पड़ेगा, वरना आपको कस्टोडियल पीरियड सफर नहीं करना पड़ेगा। ये है हमारे पास कुछ कस्टोडियल सेंटेंसेस जो कि हम इम्पोज करते हैं ऑन अडल्ट ऑफेंडर्स। एंड रिमेंबर कि अडल्ट ऑफेंडर्स के केस के अंदर हम लोग मोस्टली कस्टोडियल सेंटेंसेस ही प्रेफर करते हैं। बाय जस्टिफिकेशन क्या है इसकी, जस्टिफिकेशन इसकी ये है कि एक अडल्ट को, एक फुली ग्रोन अडल्ट को पता है कि उसके एक्शंस का एक कॉन्सिक्वेंस है, उसके एक्शंस का लोगों को सफर करना पड़ेगा। हाँ, तो आप क्यों एक्शंस करो, आप एक फुल लेवल ऑफ मेच्योरिटी को रीच कर चुके हो, फिर भी आप ये काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके एक्शंस के लिए हम आपको पनिशमेंट ही देना प्रेफर करेंगे, और वो हम देते हैं कस्टोडियल सेंटेंस के थ्रू। क्या यहाँ तक सब कुछ सारी बातें 100% क्लियर है या नहीं? सब थम्स अप बताएंगे, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो दूसरी टाइप ऑफ सेंटेंसिंग है वो है हमारे पास कम्युनिटी ऑर्डर। ना व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिटी ऑर्डर? देखो कम्युनिटी ऑर्डर पहले तो दिया तब जाता है जब हमारे पास जो क्राइम है वो इतना सीरियस ना हो, जो क्राइम है वो इतना सीरियस ना हो, तब हम लोग इम्पोज करते हैं कम्युनिटी ऑर्डर। बट व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिटी ऑर्डर? कम्युनिटी ऑर्डर का बेसिकली जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम सामने वाले बंदे को सही करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बंदा एक ड्रग एडिक्ट है तो हम कोशिश करें कि हम उसके ड्रग्स का इलाज करें, वो ड्रग्स क्यों कंज्यूम कर रहा है, उसका रीजन क्या है, उसको हम लोग थेरेपी के अंदर भेजें, उसकी जो वुंड्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इन सिंपल वर्ड्स हमारा मेन एम पनिशमेंट नहीं है, हमारा मेन एम लोगों को डराना नहीं है, बल्कि हम एक ग्रेटर कॉज के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला जो बंदा है वो बेहतर बन सके, ठीक है, वो आगे ये क्राइम ना करे। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ पे हम लोग रूट कॉज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम लोग रूट कॉज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। क्राइम को, क्रिमिनल को पनिश करना या फिर सामने वाले बंदे को डराना मेन एम नहीं है। क्राइम क्यों हुआ, उसका रूट कॉज क्या था, वो ड्रग एडिक्ट था, उसको मेंटल हेल्थ की जरूरत थी, थेरेपी की जरूरत थी, उस सब और मसले मसाइल थे, हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम एक क्राइम के रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं और इस सब को हम कहते हैं रिहैबिलिटेट। सही है। हमारा मेन एम क्या है कि हम उसको इम्प्रूव करें, उसको एक बेहतर इंसान में, रिहैबिलिटेशन हमारा मेन एम है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कम्युनिटी ऑर्डर। तो कम्युनिटी ऑर्डर क्या है ये बात आप लोगों को समझ में आया कि ग्रेटर कॉज के लिए हम लोग काम करें, लेकिन कम्युनिटी ऑर्डर के अंदर हम लोग क्या चीज इम्पोज कर सकते हैं? लेट्स से मैं एक सामने वाले बंदे को कहती हूँ कि भाई तुम्हें एक सर्टेन टाइम पीरियड एक अनपेड वर्क करना है, एक अनपेड वर्क करना है, या फिर लेट्स से तुम्हारा एक कर्फ्यू है कि तुम्हें इतने टाइम पीरियड के लिए
इस जगह के ऊपर रहना है, या फिर इतने टाइम पीरियड के अंदर घर आ जाना है वापस, ठीक है। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि भाई आपको अपने मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट करवाना है, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, या फिर लेट्स से अगर आपको अल्कोहल की एडिक्शन है तो मैं कहती हूँ कि आपको अल्कोहल का ट्रीटमेंट करवाना है। ये अपने पास नोट डाउन करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर लेट्स से मैं कहती हूँ कि भाई आपने जो ना वो आके अटेंडेंस लगानी है पुलिस स्टेशन के अंदर रेगुलर इंटरवल्स के अंदर। या फिर हमारे पास ना कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो रखते हैं। हमारा मेन एम क्या होता है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स सेट आउट करके हमारा मेन एम ये होता है कि हम सामने वाले बंदे को एक बेहतर इंसान बना सके। इन सिंपल वर्ड्स हम ये चाहते हैं कि वो बंदा अपने एक्शन से सीख ले, उसका जो मेन रूट कॉज है वो बंदा क्यों इस तरह के काम कर रहा है, हम उसके रूट कॉज को फिक्स करें ताकि बंदा आगे क्राइम ना करे। और दूसरी बात, उसके अलावा वो कम्युनिटी को सर्व भी कर सके, वो कम्युनिटी को सर्व भी कर सके। तो कम्युनिटी सेंटेंस का मेन मकसद और क्या होती है हमें ये बात भी समझ में आ गई, जहां पर हम लोग सिंपली इस तरह की रिक्वायरमेंट्स राउट करते हैं रह देन हम एक बंदे को कस्टडी के अंदर रखें। लेकिन कम्युनिटी सेंटेंस हम लोग हर ऑफेंस के लिए नहीं सराउट कर सकते। हम सिर्फ तब कम्युनिटी सेंटेंस देते हैं जहां पे क्राइम एक्चुअली बहुत कम सीरियस है। अगर एक बंदा है जो बहुत रिपीटेडली सीरियस ऑफेंसेस कर चुका है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बंदा सीरियल किलर है, ठीक है, आप उसको बोल रहे हैं यार कोई बात नहीं मैं आपकी ना मेंटल हेल्थ ठीक करवा देता हूँ, यहाँ पे डेंजरस काम है, बहुत एक्सट्रीम डेंजरस काम है, तो वहां पे आप कम्युनिटी सेंटेंस इम्पोज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई क्राइम लेस सीरियस है तो फिर वहां पे आप इस तरह की रिक्वायरमेंट सेट आउट करके सामने वाले बंदे के रूट कॉज के ऊपर काम कर सकते हैं। तीसरा टाइप ऑफ सेंटेंसिंग है हमारे पास फाइन्स का, जहां पर कोर्ट को ये लगता है कि भाई सजा देना जरा सही नहीं है, बल्कि बेहतर क्या है कि हम लोग एक फाइन रख लें। हम लोग एक फाइन रख लें यानी कि हम सामने वाले बंदे की से एक मॉनेटरी कंपनसेशन ले लें। फाइन्स क्या है लिखते हैं, मॉनेटरी कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन। हम सामने वाले बंदे से उसके एक्शंस का एक मॉनेटरी कंपनसेशन ले लें, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम बोलेंगे भैया आपके एक्शन को हम आपको कस्टडी में नहीं रख रहे हैं, आप ये फाइन पे आउट करो और हम आपको जाने देंगे। आप लोगों को याद ही हो या अक्सर ऑफेंसेस के अंदर हम ये बात पढ़ते थे कि मैक्सिमम सेंटेंसिंग के साथ हम पढ़ते थे और या फिर एंड फाइन, यानी कि हो सकता है कि उसके साथ या फिर उसके अलावा हम सिर्फ और सिर्फ फाइन भी इम्पोज कर दें। तो हम लोग फाइन भी अक्सर कंसिडर करते हैं व्हेन डिसाइडिंग द सेंटेंसिंग। देन हमारे पास लास्ट है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि हम आपको जाने दे रहे हैं, डिस्चार्ज का मतलब ये कि हम आपको जाने दे रहे हैं। लेकिन डिस्चार्ज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास कंडीशनल डिस्चार्ज और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्चार्ज। कंडीशनल डिस्चार्ज ये होता है कि भाई हम आपको जाने दे रहे हैं लेकिन हम आपके ऊपर एक कंडीशन सेट आउट करें। कंडीशन क्या, कि अगले 3 साल के लिए आपको इस तरह का कोई भी ऑफेंस आपको कमिट करना ही नहीं है। अगर हम आपके ऊपर एक कंडीशन सेट आउट करते हैं कि आपको 3 साल के अंदर कोई ऑफेंस कमिट करना ही नहीं है तो हम आपको जाने दे रहे हैं। लेकिन अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने कोई ऑफेंस किया तो आपको उस ऑफेंस की सजा तो गुजारनी पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा आपको इस ऑफेंस की सजा भी वापस से गुजारनी पड़ेगी। तो डिस्चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है कंडीशनल जहां पे हम आपके ऊपर रिक्वायरमेंट्स आउट करते हैं कि आपको 3 साल के लिए इस तरह कोई ऑफेंस कमिट नहीं करना है। दूसरा है एब्सोल्यूट डिस्चार्ज। एब्सोल्यूट डिस्चार्ज का मतलब से ये समझ में आ रहा है कि हम बस आपको जाने दे रहे हैं, हम ना आपके ऊपर कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, हम ना आपके ऊपर कोई फाइन इम्पोज कर रहे हैं, हम ना आपको कस्टडी में रख रहे हैं, हम ना आपके ऊपर कोई कम्युनिटी ऑर्डर दे रहे हैं, हम सिंपली आपको जाने दे रहे हैं। एब्सोल्यूट डिस्चार्ज ये हमारे पास बहुत रेयरली होता है, बट डेफिनेटली जब तक हमारे पास जस्टिफिकेशन ना हो तब तक हम सामने बंदे को जाने नहीं दे सकते। तो ये बहुत रेयर होता है, लेकिन हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्चार्ज भी होता है। और ये अक्सर तब होता है जब एक बंदा मॉरली राइट हो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मर्डर किया, किसी मॉरल सपोर्ट के नॉल है, तो बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट भी वैलिड है। तो ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि हम इम्पोज कर सकते हैं हमारे अडल्ट ऑफेंडर के ऊपर। ऐसी कोई बात जो किसी को नहीं समझ में आई हो? क्या सबको सारी बातें क्लियर हैं? अमान बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है हमारे पास फैक्टर्स कंसिडर्ड इन सेंटेंसिंग।
अगर हम बात कर रहे हैं कि हम लोग सेंटेंसिंग ये इम्पोज करेंगे, सेंटेंसिंग वो इम्पोज करेंगे, बट एग्जैक्टली एक जज क्या सेंटेंसिंग इम्पोज करेगा वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। जज बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद डिसाइड करेगा कि इसको क्या सेंटेंसिंग इम्पोज करनी चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं फैक्टर्स की, तो हमारे पास ना दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास मिटिगेटिंग फैक्टर्स, मिटिगेटिंग फैक्टर्स, और दूसरा होता है हमारे पास एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। नाउ मिटिगेटिंग फैक्टर्स अगर आप देखें तो उसके नाम से ही हमें ये बात पता चल रही है कि वो इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली सेंटेंस को मिटिगेट कर सकते हैं, सेंटेंस को मिटिगेट कर सकते हैं। बाय दैट आई मीन कि अगर मिटिगेटिंग फैक्टर्स हमारे पास कोई हैं तो वो सेंटेंस को क्या करेंगे, वो सेंटेंस को रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि सामने वाले बंदे ने सेल्फ डिफेंस में काम किया है, या लेट्स से वो बंदा जो है वो हमारे पास मेंटली इल है। अगर हमारे पास कोई इस तरह के फैक्टर्स हैं तो वो डेफिनेटली हमारे पास जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। मिटिगेशन अगर आप नाम से ही पढ़े तो वो बेसिकली कह रहा है कि आपको मिटिगेट करना है, जो आपके पास सेंटेंस है उसको रिड्यूस करना है, उसको मिटिगेट करना है। एग्जाम्पल हमने पढ़ी है सेल्फ डिफेंस, मेंटली इल है सामने वाला बंदा, तो वो अपने एक्शंस को प्रॉपरली समझ नहीं सकता था। देन एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेंटेंस है वो इंक्रीज होगी इन फैक्टर्स की वजह से, वो इंक्रीज होगी इन फैक्टर्स की वजह से। नाउ एग्रीवेटिंग फैक्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल है ना मेरे पास, वो है मेरे पास क्रिमिनल हिस्ट्री। क्रिमिनल हिस्ट्री, आप लोग एक बहुत लंबे टाइम से क्राइम करते आ रहे हैं, रिपीटेडली रिपीटेडली, एक दफा किया फिर दोबारा किया, एक दफा किया फिर दोबारा किया। आपके पास के अंदर एक्शंस बहुत खराब है, आपका करेक्टर बहुत खराब है इसकी वजह से। अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स प्रूव हो जाते हैं, अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स प्रूव हो जाते हैं तो हमारे पास आपकी जो सेंटेंसिंग है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हम ये बात भी कह सकते हैं कि आपकी जो सेंटेंसिंग है वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स की वजह से बढ़ जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स की वजह से हमारे पास सेंटेंसिंग रिड्यूस होती है और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स की वजह से हमारी सेंटेंसिंग इंक्रीज होती है। मिटिगेटिंग फैक्टर्स की अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास है सेल्फ डिफेंस, मेंटली इल, या फिर आपका कैरेक्टर पीछे का बहुत अच्छा है, आपको कोई पास कन्विक्शन नहीं है। ये सारी की सारी बातें हेल्प करेंगी आपके सेंटेंस को मिटिगेट करवाने में, मीन सेंटेंस को रिड्यूस करवाने में। ऑन द अदर हैंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हमारे पास इंक्रीज करते हैं आपकी सेंटेंसिंग को। अगर आप पहले आपकी बहुत पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री रह चुकी है, आपकी पास्ट कन्विक्शंस हैं, आपका करेक्टर अच्छा नहीं है आपके वर्क प्लेस के ऊपर, वो लोग कहते हैं कि भाई बंदा चोरियां करता है यहाँ पे, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपकी सेंटेंसिंग को इंक्रीज कर देगा, आपकी सेंटेंसिंग को इंक्रीज कर देगा। तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आपकी सेंटेंसिंग को इंक्रीज करते हैं। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपकी सेंटेंसिंग को रिड्यूस करवाने में, वो है हमारे पास रिडक्शन इन सेंटेंसिंग, इन सेंटेंस फॉर गिल्टी प्ली। अगर आपने ये बात मान ली कि आप गिल्टी हैं, लेट्स से आपने तो सुना होगा कि जब एक हमने ट्रायल, बल्कि हम लोग सुना क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है हमारे क्रिमिनल कोर्स चैप्टर के अंदर, जब ट्रायल चल रहा होता है, जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो वहां पे हम डिफेंडेंट से पूछते हैं कि भाई क्या तुम अपने आप को गिल्टी मानते हो या तुम अपने आप को गिल्टी नहीं मानते हो। अगर वो बंदा कह दे ना कि हाँ मैं अपने आप को गिल्टी मानता हूँ, तो उसकी जो सेंटेंस है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी जो सेंटेंस है वो रिड्यूस हो जाती है ना। यू माइट थिंक ऐसा क्यों होता है, देखो इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं। इसका पहला रीजन ये है कि टाइम सेव होता है, मतलब पूरे का पूरा ट्रायल इस बात के ऊपर नहीं करना पड़ा कि बंदा गिल्टी है या नहीं है, तो उसने खुद से मान लिया। टाइम सेव हो रहा है, कॉस्ट सेव हो रही है, तो हम क्यों ना सामने वाले बंदे को बेनिफिट दें। अगर वो बंदा खुद अपने एक्शंस के लिए रिमोर्स देगा, वो खुद अपने एक्शंस के लिए अफसरदा है, वो मानता है अपने एक्शंस को, तो हम क्यों उसको इसका बेनिफिट ना दें। तो इनकरेज के सामने वाला बंदा अपनी गलती को मान ले, हम लोग उसको अलाउ करते हैं कि भाई हम तुम्हारी जो सेंटेंस है ना उसको रिड्यूस कर देंगे, फिर हमारा टाइम भी सेव होगा, हमारी कॉस्ट भी सेव होगी, आपके एक्शंस भी आप मानते हो कि आपकी गलती है, तो हम डेफिनेटली आपको कोई ना कोई फायदा तो देंगे। लेकिन सेंटेंसिंग कितनी रिड्यूस होगी, अगर हमारे पास जो डिफेंडेंट है वो फर्स्ट पॉसिबल चांस के ऊपर, फर्स्ट पॉसिबल चांस के ऊपर ये बात मान लेता है कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है, तो फिर हम उसकी जो सेंटेंसिंग है वो 30% तक 30% तक रिड्यूस कर देते हैं।
लेकिन अगर एक दफा ट्रायल स्टार्ट हो गया, अगर एक दफा ट्रायल स्टार्ट हो गया और सामने वाली पार्टी ने उसके अगेंस्ट एविडेंस देना शुरू कर दिए, अब उस एविडेंस के डर में आके, लेट्स से एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग थे, अब उस एविडेंसेस के डर में आके वो बंदा बोलता है कि हाँ हाँ भाई मैं तो गिल्टी हूँ, तो उसकी सेंटेंसिंग से वो सिर्फ 20% रिड्यूस होगी, उसकी सेंटेंसिंग से वो सिर्फ 20% रिड्यूस होगी। लेट्स से थेफ्ट की केस में अगर 7 है तो उसकी 20% कम हो जाएगी। बट अगर वो बाद में नहीं बोलता, ठीक है, उसने बिल्कुल आखिर में जाके बोला है कि भाई बहुत एक्सट्रीम में बोलता है कि हाँ भाई अब मैं गिल्टी हूँ, बिल्कुल एंड ऑफ द ट्रायल के अंदर, जहाँ पे ट्रायल स्टार्ट हो चुका, अच्छी खासी बात हो चुकी, तो फिर से वो सिर्फ 10% हमारे पास रिडक्शन काउंट होगी, उसके अलावा और रिडक्शन नहीं हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंड के लिए कि जैसे इसको फर्स्ट पॉसिबल चांस मिलता है वहां पे वो बता दे कि वो बंदा गिल्टी है, तो उसकी सेंटेंस 30% रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर एक दफा ट्रायल स्टार्ट हो गया या उसको उसको पता चल गया एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग है, फिर उसने बताया तो 20%। लेकिन अगर एक दफा ट्रायल स्टार्ट हो गया, अच्छा खासा चल गया, फिर उसने बताया, तो उससे बस सिर्फ 10% सेंटेंसिंग हमारे पास रिड्यूस होगी। क्या यहाँ तक सबको सारी बात समझ में आती है? जरा बात समझ में आती है? मान बात समझ में आती है? चलो, अब एक दफा पूरे के पूरे अडल्ट ऑफेंडर्स को सही तरीके से रिवाइज करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली बात से। तो अडल्ट ऑफेंडर, अच्छा ये जो सेंटेंसिंग का चैप्टर है ना, ये हमारे पास अक्सर बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब हमेशा हमारे पास ना कहीं एक प्रॉब्लम क्वेश्चन या फिर कहीं ना कहीं एक ऐसे क्वेश्चन, सेंटेंसिंग के ऊपर हमारे पास प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आया है 2024 के अंदर। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अक्सर टेस्ट होता रहता है, कहीं ना कहीं 5 मार्क में टेस्ट हो जाएगा, 25 मार्क में टेस्ट हो जाएगा। तो सेंटेंसिंग और एक्टिव मेंद्रिया, ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल से चैप्टर्स हैं, इनको आपने लाजमी बिल्कुल पक्का करके याद रखना है आपने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। हमारे पास अडल्ट ऑफेंडर्स के अंदर हमारे पास मेन सेंटेंसिंग है कस्टोडियल सेंटेंस की, ठीक है, यानी कि कस्टडी हम आपको रखेंगे। 4 टाइप ऑफ सेंटेंसिंग है। मैंडेटरी, यानी कि आपको एक मिनिमम ईयर सफर करना है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको जाने देना है या फिर आपको नहीं जाने देना, ठीक है। फिर हमारे पास है दूसरा होल लाइफ सेंटेंस। क्रिमिनल इतना सीरियस है कि हम उसको जाने देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर है रिलीज ऑन लाइसेंस। आपको एक नंबर ऑफ पीरियड सफर वहां पे रहना है और फिर हम डिसाइड करेंगे आपको जाने देना है या फिर आपके ऊपर कोई और सेंटेंसिंग इंपोज करनी है। याद रखिएगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटल लाइफ सेंटेंस। कैसे कि वहां पे हमें पता है कि हम आपको लाइफ सेंटेंस ही देनी है अगर आपने अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं लाइसेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने आगे जाकर डिसाइड करना है। फिक्स टर्म सेंटेंसिंग का मतलब ये है कि लॉ ने जो सेंटेंस डिसाइड किया है आपके ऊपर वही इंपोज होगा। डिस्क्रिशनरी लाइफ सेंटेंस का मतलब ये है कि वो बंदा जिसने फर्स्ट टाइम कोई क्राइम कमिट किया है, कोई सीरियस क्राइम कमिट किया है, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी चॉइस है, कोर्ट के पास ये चॉइस है कि अगर वो चाहे तो वो उसके ऊपर इंपोज करे, वरना वो उसके ऊपर इंपोज ना करे। सस्पेंडेड प्रिजन सेंटेंस का ये होता है हमारे पास कि अगर आपने कोई टर्म ब्रीच करी, से वो सिर्फ तब आपको कस्टोडी पीरियड सफर करना पड़ेगा, वरना आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी ऑर्डर। कम्युनिटी ऑर्डर का मेन एम ये है कि हम रूट कॉज के ऊपर काम करें, हम रिहैबिलिटेशन के लिए काम करें, रिफॉर्म्स के लिए काम करें, कि बंदा आगे इस तरह काम ना करे। क्राइम क्यों कर रहा है, हम उसके रूट के ऊपर फोकस करते हैं, हम चाहते हैं कि वो बंदा रिकवर करे, ठीक है ना। क्राइम अगर सीरियस ना हो, हम सिर्फ तब उसके ऊपर चीज इम्पोज करते हैं, राइट। रिक्वायरमेंट्स क्या है कम्युनिटी सेंटेंस की? अनपेड वर्क, कर्फ्यू, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, अल्कोहल ट्रीटमेंट, ड्रग ट्रीटमेंट, प्रोग्राम्स आते हैं, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं। एंड डू यू नो कि इवन हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि आप इन सारी की सारी चीजों में से, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी। हम ये कह रहे थे कि हमारे पास इवन ये भी ऑप्शन है कि हम इन सारी चीजों में से मिक्स एंड मैच कर लें, मिक्स एंड मैच कर लें डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर एक बंदा मेंटली इल है इसलिए वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो हम उसके लिए अल्कोहल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रख सकते हैं। अगर एक बंदा फारिग है इसलिए अपने फारिग वाली हरकतें कर रहा है, तो हम उसके लिए अनपेड वर्क की रिक्वायरमेंट रख सकते हैं। तो हम लोग मिक्स एंड मैच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। एक बंदा किस तरह का क्राइम कमिट कर रहा है, क्यों कमिट कर रहा है, रीजन क्या है, उसके रीजन के ऊपर, उसके रीजंस के ऊपर हम ये बात डिसाइड करेंगे हमें से कौन सी कम्युनिटी सेंटेंस देनी है। और हम मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं टू फिट द बेटर सेंटेंस, कि हम फिट करेंगे भाई इस सिचुएशन में कौन सी बेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिस्चार्ज के ऊपर।
डिस्चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है कंडीशनल और एक होता है एब्सोल्यूट डिस्चार्ज। कंडीशनल डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि हम आपके ऊपर रिक्वायरमेंट रख रहे हैं कि 3 साल के अंदर आपने कोई क्राइम कमिट नहीं करना। हाउएवर इन एब्सोल्यूट डिस्चार्ज हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको जाने देते हैं, ठीक है, हम आपको कुछ भी नहीं कह रहे। और ये बहुत कम होता है और अक्सर तब होता है जब आप लीगली रॉन्ग हो बट मॉरली करेक्ट हो। बहुत कम होता है बट होता जब आप लीगली रॉन्ग हो, यहाँ मैं लिख देती हूँ, लीगली रॉन्ग बट मॉरली करेक्ट। अगेन बहुत रेयरली होता है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स कंसिडर्ड इन सेंटेंसिंग। मिटिगेटिंग फैक्टर्स रिड्यूस करते हैं हमारे पास सेंटेंसिंग को। फॉर एग्जांपल सेल्फ डिफेंस, ये बंदा मेंटली इल है, ठीक है, उसकी सेंटेंसिंग को रिड्यूस करते हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स फैक्टर्स को सेंटेंसिंग को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, आपकी पास कन्विक्शंस रह चुकी हैं, आपकी वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट अच्छी नहीं है, प्रोफाइल अच्छी नहीं है, तो ये सारी की सारी बातें आपकी सेंटेंसिंग को इंक्रीज कर सकती हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज रिडक्शन इन सेंटेंसिंग फॉर रिडक्शन इन सेंटेंस फॉर गिल्टी प्ली। अगर आपकी ट्रायल के अंदर आपने बोल दिया कि भाई आप गिल्टी अपने आप को मानते हैं, तो आपकी सेंटेंसिंग कम हो सकती है। अब एक आखिरी बात के ऊपर जाते हैं, तो हम लोग ये बात भी कंसिडर करते हैं कि जिस वक्त आपने क्राइम कमिट किया, जिस वक्त आपने क्राइम कमिट किया उस वक्त आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती थी, उस वक्त आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती थी। क्या उस टाइम पीरियड के ऊपर आप मेडिकली इल तो नहीं थे, या फिर आपका कोई साइकेट्रिक मसला तो नहीं था। इन सारी की सारी बातों को भी जज कंसिडर करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज प्री सेंटेंस रिपोर्ट। प्री सेंटेंस रिपोर्ट। प्री सेंटेंस रिपोर्ट को बहुत गौर से सुनना। प्री सेंटेंस रिपोर्ट हमारे पास जो है प्रोबेशन सर्विसेज होती हैं वो बनाती हैं, ठीक है, ना प्रोसिक्यूशन बनाती है ना ही डिफेंस बनाती है। इस प्री सेंटेंस रिपोर्ट के अंदर होता क्या है कि एक क्रिमिनल का एक कंप्लीट डाटा होता है। एक क्रिमिनल का एक कंप्लीट डाटा होता है। ये बंदा कहाँ काम करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बंदा कहाँ रह चुका है, कहाँ रहता है, सारी की सारी डिटेल्स, इसके पास कन्विक्शंस क्या है, कंप्लीट बैकग्राउंड चेक आई कैन से, ठीक है। एक बंदे का जो कंप्लीट बैकग्राउंड होता है ना, एक बंदे का जो कंप्लीट बैकग्राउंड होता है, वो हमें प्री सेंटेंस रिपोर्ट से पता चल सकता है। एक प्री सेंटेंस रिपोर्ट को भी हम लोग कंसिडर करते हैं डिसाइड करते हुए कि हमें एक बंदे की सेंटेंसिंग क्या रखनी चाहिए है। इसको कहते हैं हम प्री सेंटेंस रिपोर्ट इसलिए है बिकॉज हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, इसमें कहाँ रहता है, किस लोगों से उठता बैठता है, ताकि हम उसकी लेसन की वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट चेक कर सकें, उसकी वर्क प्लेस पे क्या प्रोफाइल है वो चेक कर सकें। तो प्री सेंटेंस रिपोर्ट एक डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक होता है कैन से, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमें सेंटेंसिंग क्या रखनी चाहिए है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा अडल्ट ऑफेंडर का जो सेक्शन था कंप्लीट। क्या ऐसी कोई बात जो किसी को नहीं समझ में आई हो तो मुझसे पूछ लो। कोई भी ऐसी बात जो किसी को नहीं समझ में आई हो। सबको सारी बातें क्लियर है? कौन कौन है हमारे साथ? अमान आपको बात समझ में आती है, जारा बात समझ में आती है, जोया, हाजफा। अच्छा देखो करना क्या, आप ना इस पूरी ये पूरी जो मैंने बताया आपको लेक्चर, इसके आपने नोट्स लाजमी बनाने। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको ना अपनी वर्डिंग के अंदर, थ्योरी के अंदर लिख लो। मतलब बेशक आप इसको बुक से रीड आउट करो और आप मेरे नोट्स को रीड आउट करो, लेकिन उसको पढ़ने के बाद अपनी वर्डिंग के अंदर आपने लाजमी इसको थ्योरी के अंदर लिखना है। जो पॉइंटर से मतलब थ्योरी के अंदर लिखना, बिकॉज आखिर में ये आपके आंसर लिखने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो लाजमी आपने ये वाला काम करना है। और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यंग ऑफेंडर और एम्स ऑफ सेंटेंसिंग को कंसिडर करेंगे। किसी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वो मुझसे पूछ रहा है। अब आप लोग जा सकते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू मिस। अल्लाह हाफिज। जोया दनानी, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। दनानी आपको कुछ समझ में आया? हेलो। दनानी आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो।
कुछ समझ में आया आपको? और ना माइक खोल सकती हो? चलो कोई बात नहीं, हम ओके कोई बात नहीं, हम लोग फिर दूसरा व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, सही है? कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज।